नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एसबीसीएल अंडाल में। मैं आज आपको सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का एसएसटी का एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म जो है पढ़ाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बार बार कहा है, वो 100% एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ना चाहिए, उसमें दिए गए कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए और आप देखेंगे कि एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, आपको उसको सॉल्व करने में या लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो एनसीईआरटी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते। यही वजह है कि उनको जब एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और वही जो स्टूडेंट एनसीईआरटी को अच्छी तरह पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें दिए गए कॉन्सेप्ट्स को ये करते हैं, क्लियर करते हैं, तो उनका जो है मार्क्स भी काफ़ी अच्छा आता है और कोई उसे परेशानी नहीं होती। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको मैं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म जो है पढ़ाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसका दूसरा चैप्टर है ये फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म में हम लोगों को क्या आखिर पढ़ना है, ये मैं आपको कोर कंसेप्ट पहले एक बार दे दूं कि आखिर फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म क्यों जरूरी है, क्या हमारा देश फेडरल गवर्नमेंट के तरह है या यूनिटरी गवर्नमेंट के तरह है। ठीक है, तो इन सवालों को थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि फेडरलिज्म है क्या। दरअसल किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक तो गवर्नमेंट रहना चाहिए ना जो देश को चलाएगी, है ना, तो उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, अपने पावर्स को बांट देती है ना, और ये जो बांटने का काम होता है ये थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उसमें जो बताए गए जो भी इनकॉर्पोरेट किए गए प्रोविजंस होते हैं उसके तहत जो है ये पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उनका अपना पावर होता है। दोनों ही अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से जो है ये प्रोविजन देता है कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट के अंदर आता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो हम इस लिस्ट को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जुरिस्डिक्शन को निर्धारित करने के लिए, तो उसे हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं या यूनियन लिस्ट कहते हैं, जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है। और एक स्टेट लिस्ट होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स अपना कानून बना सकती है। इसी तरह से एक लिस्ट कंकरेंट लिस्ट होता है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर, दोनों ही जो है उस पर कानून बना सकती है। लेकिन अगर कभी कोई कानून में डिस्प्यूट हुआ तो सेंटर का जो कानून है वो प्रिवेल करता है, वो माना जाता है। ठीक है, हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एक, और जितने भी स्टेट्स हैं उनका पास में उनका अपना अपना गवर्नमेंट है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट्स के अंदर एक और जो है टीयर ऑफ गवर्नमेंट बना है और वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है पंचायत, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हमारे देश में थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबका अपना अपना पावर, अपना अपना जुरिस्डिक्शन बना हुआ है, उसके हिसाब से काम करते हैं। कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। अगर कुछ ऐसा होता है जहां पर इंटरफेयर या जुरिस्डिक्शन को जो है एनक्रोच करने की बात होती है, तो इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जुडिशियरी है, जो कि उस मामले को सॉल्व करती है और बताती है कि किसका जुरिस्डिक्शन के अंदर ये आता है और किसे ये वाला काम करना चाहिए, किसे ये कानून बनाना चाहिए, ये सब। यानी कि जुडिशियरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए,
कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए जो भी प्रोविजंस हैं वो क्या कहती है, इसको इंटरप्रेट करने का एकमात्र जो अधिकार है वो जुडिशियरी के पास है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसमें यही देख रहे हैं कि फेडरलिज्म का मतलब है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पावर जो है किसी एक के पास ना हो, यानी कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना हो, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हो, स्टेट्स के पास भी पावर हो। ऐसा जो जो शक्तियों का बंटवारा जो होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, इसे ही हम फेडरलिज्म कहते हैं। और आपने पहले चैप्टर में देखा बेल्जियम का एग्जाम्पल, बेल्जियम ने भी फेडरलिज्म को ही फॉलो किया। दरअसल जो पावर शेयरिंग है, इसी पावर शेयरिंग को ही तो हम फेडरलिज्म नाम देते हैं। पावर शेयरिंग एक नॉर्मल है बातचीत, ताकि ये समझ में आए कि पावर को शेयर किया जा रहा है, लेकिन अगर हम एक वर्ड में कहें तो दिस पावर शेयरिंग इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो यानी कि बेल्जियम में फेडरलिज्म को फॉलो किया गया। वहीं अगर श्रीलंका का एग्जाम्पल जो हमने लिया था, उसमें आपने देखा कि जो सिंहला कम्युनिटी है उनका ही जो है मेजर पॉपुलेशन था, और वो लोग ही अपने अकॉर्डिंग जो भी जो है कानून बना लेते थे, और अपना जो भी सुविधा है सिंहला कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, है ना। और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो थी वहाँ पर तमिल स्पीकिंग और भी जो भी कुछ रिलीजन और के लोग थे, उन लोगों को नज़रअंदाज करके केवल जो है सिंहला कम्युनिटी के ही फायदे के लिए और उनके बेनिफिट के लिए जो भी लॉ बनाए गए, उनको फेवर करते हुए बनाए गए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी कि श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट था। यूनिटरी यानी कि सेंटर ही केवल अपना सारा रूल बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा देश चलेगा। लेकिन फेडरलिज्म में क्या होता है? फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर होता है, स्टेट का अपना पावर होता है। इस तरह से जो है गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग जुरिस्डिक्शन के हिसाब से चलती है। ठीक है, फेडरलिज्म में आप देख रहे हैं कि फेडरलिज्म जरूरी क्यों है। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जहां पर आपका 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखिए फेडरलिज्म में तो सबसे पहला बात तो ये देखिए, जो कॉमन बात है, फेडरलिज्म का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, है ना, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर देश बहुत बड़ा है, अगर कोई देश कंट्री जो है वो बहुत बड़ा है, तो क्या उसमें केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहकर पूरा देश को का एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल पाएगी? थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का अपना गवर्नमेंट हो स्टेट का, तो स्टेट का जो भी प्रॉब्लम है, पहला बात तो यह है कि स्टेट हमारे देश में लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए गए, भाषाई आधार पर। तो एक भाषा के बोलने वाले लोग एक जगह पे रहते हैं, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनकी बातों को समझना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना इजी होता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो भी नियम बनाना है, कुछ लॉ बनाना है, तो वो करके जो भी प्रॉब्लम है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह अच्छा से चल पाता है ना। लेकिन अगर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हो, तो वो पूरा इतना विशाल देश पर शासन अकेले और इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगी। तो शक्तियों का बंटवारा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल इश्यूज देखने होते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, पूरे देश के लिए जरूरी है ना। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना मतलब देखने का काम है, और स्टेट का है कि केवल अपने स्टेट का देखते हैं। तो कितना अच्छा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बटा हुआ है, स्टेट अपना, सेंटर अपना काम देख रही है, तो काम अच्छा से हो पाता है ना। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि फेडरलिज्म बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज ये है कि डाइवर्सिटी को लेके चलना। हमारे देश में इतने डाइवर्सिटी है, यानी इतने तरह के धर्म के लोग हैं, इतने भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, कि उन सबको उसमें एकोमोडेट करना, सबको गवर्नमेंट को चलाने में पार्टिसिपेट करना, सबको ऐसा लगे कि हम सब मिलकर गवर्नमेंट को चला रहे हैं, हम सब मिलकर इस देश को चला रहे हैं, ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है देश के यूनिटी के लिए। तो इसके लिए ये केवल और केवल फेडरल गवर्नमेंट से ही हो सकता है। तो ये है फीचर। साथ ही साथ फेडरलिज्म में जो ये होता है कि कोई किसी के ये पे डिस्प्यूट नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये सब्जेक्ट बता दिए गए होते हैं कि सेंटर का कौन सा सब्जेक्ट है, स्टेट का कौन सा सब्जेक्ट है। तो जुरिस्डिक्शन में कोई किसी का इंटरफेयर नहीं करता, और अगर कभी ऐसा होता है तो इसके लिए जुडिशियरी है,
यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जो इन मामलों को देखती है और कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरप्रिटेशन करके जो है मामले को सॉल्व करती है कि कौन जो है सेंटर का पावर है, कौन स्टेट का पावर है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो उसको सॉल्व करती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फेडरलिज्म जो है हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी को वो एकोमोडेट करती है, जितनी भी डाइवर्सिटी है उन सबको लेके चलती है। तो फेडरलिज्म डेमोक्रेटिक कंट्री में फेडरलिज्म एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वहीं अगर यूनिटरी की बात करें, ये जो यूनिटरी सिस्टम है ये श्रीलंका में था, जहां पर कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट था और वो जो डिसीजन लेती थी वो पूरे इंटायर कंट्री पे लागू होता था। और जो है इस हिसाब से क्या हुआ कि पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ और जो डाइवर्सिटीज हैं उनको एकोमोडेट नहीं किया गया। और आपने देखा कि वहां पर धीरे धीरे करके जो क्लासेस हैं सिंहला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी में बढ़ता गया और तमिल कम्युनिटी ने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए और जो है डिमांड किया अपने अपने जो भी राइट्स हैं उनको मांगने के लिए। और धीरे धीरे इतना ज़्यादा क्लैशेस बढ़ने लगा कि वहाँ पर सिविल वॉर हो गया और श्रीलंकन जो तमिल थे वो उन लोगों ने जो है एक अलग कंट्री है ना तमिल एलाम श्रीलंका तमिल एलाम के नाम से डिमांड कर दिया। तो अगर ऐसा होता है तो आप देख रहे हैं कि एक एकात्मक देश में एक यूनिटरी गवर्नमेंट में एक अगर डाइवर्सिटी को लेकर नहीं चला गया तो वो देश धीरे धीरे जो है टूटने लगता है, उसकी यूनिटी जो है वो खतरे में पड़ जाती है और अलग देश का लोग डिमांड करने लगते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरा है उस देश के लिए। तो इसीलिए अगर कंट्री छोटा है, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है वहां पर, तो यूनिटरी गवर्नमेंट चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर देश बड़ा है और बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है वहां पर, तो उन सबको लेके चलने के लिए, सबको ये फील कराने के लिए कि हम भी इस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, हम इस पूरे देश को चलाने में हमारा भी रोल है, ये फीलिंग लाने के लिए फेडरलिज्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर को बेसिकली यही देख रहे हैं कि फेडरलिज्म मतलब शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो इसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं सब आपको बताऊंगा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर है तो आपका एमसीक्यू कवर हो जाएगा, यानी कि पूरा आपका जो भी क्वेश्चंस आपका इस पॉलिटिकल साइंस से आता है 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वो सारे कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं स्क्रीन से हटके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जहां जरूरत होगी मैं स्क्रीन पे वापस आकर पढ़ाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। व्हाट इज फेडरलिज्म, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म आखिर है क्या। देखते जाइएगा दोस्तों। देखिए, फेडरलिज्म का एग्जाम्पल बेल्जियम था। क्यों फेडरलिज्म का एग्जाम्पल बेल्जियम था दोस्तों? क्योंकि वहां पर हमने देखा कि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है और फ्रेंच कम्युनिटी है, इन दोनों ने मिलकर, है ना, अपना जो गवर्नमेंट बनाया था उसमें उन्होंने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था अच्छी तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब हम लोग रहेंगे तो उसमें डच कम्युनिटी भी उतने ही संख्या में रहेंगे जितना कि फ्रेंच कम्युनिटी रहेंगे। तो उन दोनों का शक्तियों में देखिए किस तरह से बंटवारा हो गया, ठीक है। इसी तरह से वहां सेंट्रल गवर्नमेंट भी था, स्टेट गवर्नमेंट भी था और साथ ही साथ वहां कम्युनिटी गवर्नमेंट था। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम आपने देखा क्या था? लैंग्वेज के आधार पर अगर कोई डिसीजन लेना है या धर्म के ऊपर मतलब रिलीजन के ऊपर लेना है या साथ ही साथ अगर कुछ जो है आपका एजुकेशन के ऊपर कुछ डिसीजन लेना है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लेती थी। और जो ये गवर्नमेंट डिसीजन लेगी दैट इज फाइनल, फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इस तरह से बेल्जियम में फेडरलिज्म जो है मॉडल उसको फॉलो किया। इसी तरह श्रीलंका में आपने देखा कि ये फेडरलिज्म को फॉलो नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं कि ये यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया, इसे हम यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, एकात्मक शासन, ठीक है। यानी कि सारा पावर किसमें रहता है यूनिटरी सिस्टम में? नेशनल गवर्नमेंट जो होती है उसमें ये सारा पावर जो है रहता है अकेले, ठीक है। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
उसमें भी फेडरलिज्म का ही प्रोविजन है, क्योंकि हमारे देश में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, साथ ही साथ जितने स्टेट्स हैं उनके अपने अपने गवर्नमेंट हैं, और जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर एक और टियर ऑफ गवर्नमेंट बना है जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़े शहर होते हैं वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं उन्हें म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, वहां होता है, और जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहां पर पंचायत होता है। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप कहां पे रहते हैं। क्या आप कॉरपोरेशन एरिया में रहते हैं, क्या आप म्युनिसिपैलिटी एरिया में रहते हैं, या फिर आप जो है पंचायत वाले एरिया में रहते हैं। आप जरूर ध्यान दीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। तो फेडरलिज्म क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो फेडरलिज्म क्या है? मान लीजिए आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आप यहां देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड का मैप है, और इस वर्ल्ड के मैप में जो ये रेड कलर से आपको दिखाया जा रहा है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, यहां सभी जगहों पर जो है फेडरल गवर्नमेंट है। जैसे कि आप हमारे देश में देख सकते हैं, इंडिया में ये यहां पर फेडरल गवर्नमेंट है। इसी तरह यहां पर पाकिस्तान है, फेडरल गवर्नमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में है, रसिया में है, कनाडा में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ब्राजील में है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, बेल्जियम, जो कि हम लोगों ने ये मॉडल उठाया था, बेल्जियम में है। तो बहुत सारे इस दुनिया में देश हैं जिसमें ज्यादातर में डेमोक्रेसी के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट है। तो ये जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इतने सारे देश फेडरल जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि जितने भी दुनिया के देश हैं उनमें दो रीजन हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट अपनाने का। एक तो या तो वो देश काफी बड़ा है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि वहां पर बहुत सारे डाइवर्सिटी के लोग हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटी है मतलब कहने का, या तो वहां बहुत सारे भाषाओं के लोग हैं, लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन्स हैं, या बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं। तो इस वजह से भी एडमिनिस्ट्रेशन को बांट देना जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना जरूरी है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी सिस्टम है, वो अच्छा से चल सके, है ना। आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन होने जा रहा है। अगर सारा काम आपको अकेले करना पड़े तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ गलतियां भी हो जाएं आपसे, लेकिन यही काम अगर आपके 5 फ्रेंड्स में बांट दिया जाए और साथ में आपके टीचर भी रहें, और आप लोग मिल करके उस पूरे फंक्शन का जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज करना और उसको कंडक्ट करने में ये करें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप उसको कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शक्तियों का बंटवारा हो गया, सबका काम बांट दिया गया अलग अलग, और सबको अपना अपना ये दे दिया कि तुमको वो देखना है, तुमको वो देखना है। तो कितना अच्छे ढंग से काम हो पाता है। यही चीज फेडरलिज्म में होता है। फेडरलिज्म में ये जो काम बांटने वाला काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिख दिया जाता है कि कौन स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और कौन ऐसा है जिसपे दोनों बना सकती है, जैसा कि हमारे देश में है। अभी कुछ ही देर बाद हम लोग जो है वो लिस्ट को देखेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहां मैप में देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ये जरूर जो है अच्छा होगा, तभी इस ज्यादातर कंट्री ने दुनिया में इसे अपनाया हुआ है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स में ये आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी में जो बताया गया है उन्हीं में से कम 3 या 4 पॉइंट को याद रखिए, काफी अच्छा रहेगा। तो हम लोग आइए आपको समझाते हैं। जो पॉइंट जो जो की कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, सब उसी के इर्द गिर्द रहेगा, सब उसी के तरफ जो है आपको क्लियर रहेगा। तो आइए देखते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म।
तो सबसे पहला बात क्या बताया था मैंने, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो ये है कि फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा है different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration। ये पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि अगर कोई लॉ बनाती है, कोई रूल बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बना रही है तो हम उसे भी फॉलो करते हैं। देखिए, सिटीजन तो हम वही हैं। मान लीजिए हम वेस्ट बंगाल के सिटीजन हैं, मतलब हम तो इंडिया के सिटीजन हैं, लेकिन हम मान लीजिए वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल स्टेट में रहते हैं। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है तो हम भले ही वेस्ट बंगाल में रहने के वाले वहां के रेसिडेंट हैं, लेकिन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए लॉ को भी फॉलो करना होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को भी फॉलो करना होगा। देखिए, सिटीजन हम एक ही हैं, आदमी एक ही हैं, लेकिन हमें दोनों के बनाए गए लॉ को फॉलो करना है। यही बात यहां पर यह कहा जा रहा है कि भले ही डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन यह किस पर लागू होता है, सेम सिटीजन पर, है ना। ऐसा नहीं कि अलग अलग, ऐसा नहीं है, सेम सिटीजन के लिए यह गवर्नमेंट होता है और अलग अलग टीयर्स में बटा होता है। टीयर्स मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना। ये टीयर बोलते हैं, इसको सीढ़ी बोल सकते हैं आप, स्टेप्स, 3 स्टेप्स में बटा हुआ है और हैविंग इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, और सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। किस मामले में जुरिस्डिक्शन होता है, तो इन द मैटर ऑफ, ये मैं अच्छा से आप लोगों को बता दूं, इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन बोलते हैं कानून बनाने को, जैसे जो लॉ बनाना है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पार्लियामेंट में लॉ बनाती है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना वहां पर कानून बनता है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लेजिस्लेचर बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपना बनाती है, दोनों का अपना अपना कानून बनाने का अधिकार है, इसे कहते हैं लेजिस्लेशन। टैक्सेशन, अगर कोई टैक्स लगाना है तो वो भी बटा हुआ है कि कौन कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है और कौन कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। आप बड़े होकर पढ़ेंगे कि टैक्स लगाना एक गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स और बहुत सारे पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इसके लिए उन्हें रेवेन्यू यानी कि पैसा की जरूरत होती है और यही पैसा टैक्स के जरिए कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना बना हुआ है कि कौन कौन सा टैक्स लगा करके वो कलेक्ट कर सकती है। जैसे कि आप जानते हैं इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। इसी तरह अगर आप स्टेट के टैक्स की बात करें तो जो स्टेट का एक्साइज ड्यूटी होता है, ठीक है, या सेल्स टैक्स होता है, जो कि अभी सब जो है जीएसटी में मर्ज हो गया है, यानी कि कुल मिलाकर जीएसटी जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों का है। जो पहले अलग अलग कलेक्ट किया जाता था अब एक साथ कलेक्ट किया जाता है और इसके बाद दोनों में बांट लिया जाता है, 50-50 बांट लिया जाता है। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि टैक्स लगाना क्यों जरूरी है और ये टैक्सेशन का जो कानून है वो दोनों बना सकती है, लेकिन बना हुआ है कि कौन कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कौन कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का है कि उस राज्य का उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा या सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, ये सारा जो है ये बनाया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट में। तो फेडरल गवर्नमेंट का क्या क्या फीचर है, पहला फीचर आपने देखा कि ये 2 और मोर लेवल में बटा होता है। मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बोलूंगा ताकि सुनते सुनते आपको वो याद हो जाए, है ना। और दूसरा पॉइंट है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन in specific matters of legislation, taxation and administration। ठीक है। थर्ड पॉइंट है the jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution। ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो jurisdictions है, जिस jurisdiction की हम बात कर रहे हैं, ये जो jurisdictions है ना, ये कौन बताता है, तो they are specified in the constitution। ये हमारे constitution में specify किया हुआ है, वहां बताया हुआ है। यानी कि
जो भी आप यहां पर देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या अथॉरिटी है, ये जो अथॉरिटी है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि गारंटीड है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बोल देगा कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है, ये स्टेट का नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। ये सारा चीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बताया गया है। अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होता है तब जाकर के जुडिशियरी इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और वो इस मैटर को सॉल्व करती है कि किसका जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। अब देखिए, इसका और एक फीचर है कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा फंडामेंटल प्रोविजन है, कोई भी ऐसा प्रोविजन हो सकता है। अगर वो कोई फंडामेंटल प्रोविजन है तो इट कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रोविजन है इसको हम चेंज कर देंगे, मान लीजिए, ऐसा वो नहीं कर पाएगी। यही चीज को समझिए कि फेडरलिज्म में जो पावर है वो दोनों के पास है। यही तो फेडरलिज्म का एक बोल सकते हैं कि जो स्पिरिट है वो ये है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है और वो चाहे कि हम कुछ भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको हम हटा दें, जो स्टेट को पावर देती है, या कुछ ऐसा प्रोविजन है जिससे स्टेट को ज्यादा फायदा होता है, तो हम उसको हटा दें, उस प्रोविजन को ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकेले कोई भी लेवल का गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है ना स्टेट। सच चेंजेस रिक्वायर द consent ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर ऐसा कोई प्रोविजन है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं तो उसमें दोनों का कंसेंट जरूरी है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। ठीक है। और जो फेडरलिज्म है उसका नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government। ठीक है। तो ये आप यहां तक भी लिखेंगे तो चल जाएगा कि जो कोर्ट्स है यानी कि जो जुडिशियरी है, तो जुडिशियरी हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मेन बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जो कि लिखा गया है। तो अगर उसमें किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है, कहीं पे भी कोई जो है समझने में या क्लैरिटी नहीं है, उस क्लैरिटी को कौन दूर करेगा? तो इसका जिम्मेदारी जो है, इसके गार्जियन जो है वो जुडिशियरी को बनाए गए हैं। जुडिशियरी यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, तो वो इसको इंटरप्रेट करती है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप कम से कम ये याद कर लीजिए कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल गवर्नमेंट आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड टू इंश्योर देयर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये मैंने आपको बताया कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, यानी कि जो टैक्स वगैरह लगाना है, ये हर लेवल के गवर्नमेंट का स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है। टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। क्योंकि देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपना सरकार चलाना है तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत होगी, तो उसको वो कहां से लाएगा, यानी कि कौन कौन सा टैक्स वो लगा सकता है, ये स्पेसिफाई किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाना है अपना एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे पब्लिक फैसिलिटीज को देना है। ठीक है। तो इन सब बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को चलाना है, तो उनके लिए पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? तो वो टैक्सेशन से आता है, और वो स्पेसिफाई किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लगा सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेंटर कोई भी अपना मन से एक नया टैक्स लगा देगी, ऐसा नहीं है। फिर इसके लिए पार्लियामेंट में लॉ पास करना होगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, बहुत सारा प्रोविजन है उसमें। ठीक है। तो आप कुल मिलाकर यहां देख रहे हैं कि जो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का कौन कौन सा फीचर है? तो आइए हम एक शब्द में जो है आपको एक एक लाइन का मेन जो की पॉइंट है वो बता दें। पहला बात यह है कि ये 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटा होता है। ठीक है। आपको मैं एक तरह से याद करा रहा हूं। ठीक है। जो गवर्नमेंट है फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 और मोर लेवल्स में गवर्नमेंट बटा होता है। नंबर 2 क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो भले ही डिफरेंट ईयर्स में बटा होता है, वो सेम सिटीजन के लिए होता है, और उनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन जो है स्पेसिफाई किया हुआ है इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
कि कौन कौन सा वो कानून बना सकती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पे कौन कौन सा टैक्स लगा सकती है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्या होगा, वो सारा चीज जो है उसका बताया हुआ रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो अथॉरिटी है, जुरिस्डिक्शन है, वो बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है ये, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो भी फंडामेंटल प्रोविजन है ये का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कोई भी गवर्नमेंट यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकती, यानी अपने लेवल पे चेंज नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कुछ चेंज जरूरी है तो दोनों का कॉन्सेंट चाहिए, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेंट चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में कहीं कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, तो इसके लिए कोर्ट्स है। कोर्ट्स को आप जुडिशियरी भी लिख सकते हैं। तो जुडिशियरी हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली आपका 5 पॉइंट है, इसमें से आप 5 या 4 पॉइंट जरूर याद रखिए, छोटा छोटा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। पूरा एज इट इज जैसे दिया गया है एनसीईआरटी में जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो पॉइंट्स को कवर किया गया है वही पॉइंट हो, लैंग्वेज आपका हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखने का वो आपके ऊपर है। तो फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फेडरलिज्म, व्हाई फेडरलिज्म, फेडरलिज्म आखिर क्यों जरूरी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि फेडरलिज्म सिस्टम में क्या होता है कि इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एक तो ये सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, उस कंट्री का यूनिटी को सेफगार्ड करता है और प्रोमोट करता है, यानी यूनिटी को बचा के भी रखता है और यूनिटी को बढ़ाता भी है। आपने देखा कि बेल्जियम में किस तरह से वहां का यूनिटी बरकरार रहा, और वहीं श्रीलंका जो फेडरल सिस्टम को नहीं माना, जो पावर को शेयर नहीं किया, वहां पे आपने देखा कि वहां का यूनिटी खत्म हो गया, लोग अलग अलग देश का डिमांड करने लगे और आपस में क्लैशेस हुआ, सिविल वॉर हुआ। तो यूनिटी को ये बना के रखती है और साथ ही साथ एट द सेम टाइम इट एकोमोडेट्स द रीजनल डाइवर्सिटी, और जो क्षेत्रीय विभिन्नता है, जो रीजनल डाइवर्सिटी है, कि कहीं पे जो है बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, कहीं पे तमिल स्पीकिंग लोग हैं, कहीं पे कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, कहीं पे जो है मराठी बोलने वाले लोग हैं, कहीं गुजराती बोलने वाले लोग हैं, उन सबको, उन सब के डाइवर्सिटी को जो है वो एकोमोडेट करके चलती है, सबको लेके चलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ऐसे ही पूछ दिया जाए कि व्हाई फेडरलिज्म इज नेसेसरी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि फेडरलिज्म में ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होता है। ये हमारे यूनिटी को, कंट्री के यूनिटी को सेफगार्ड करता है और उसे प्रमोट करता है, और साथ ही साथ जितने भी रीजनल डाइवर्सिटीज हैं उन सबको एकोमोडेट करके चलता है, उन सबको लेके चलता है, ठीक है। तो ये हो गया। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया था तो आपको जरूर बता दें, बहुत सारे जो देश है ना, जो फेडरेशन बनता है तो वो अलग अलग तरह से बनता है। एक था कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन कौन सा देश में आया था, ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं तो वो यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको याद करना पड़ेगा कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा पहले बता दे आपको कि कमिंग टुगेदर में आखिर होता क्या है। देखिए कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, मतलब स्टेट्स इंडिपेंडेंट थे, मतलब अलग अलग थे, दे कमिंग टुगेदर, वो एक साथ आ जाते हैं, ऑन देयर ओन, अपने आप आ जाते हैं, और टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, और एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं, यानी कहने का मतलब एक देश बन जाते हैं। तो अगर वो ऑन देयर ओन आते हैं, ठीक है, तो उनका जो ये है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कमिंग टुगेदर। इससे क्या होता है, इससे होता है so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। इससे क्या होता है कि वो अपना आइडेंटिटी को बना के रखते हैं, मतलब जो स्टेट उसमें आके मिला है, था अलग, आप मान सकते हैं कि वो एक तरह से देश ही अलग था, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन
वो ये सोचते हैं कि अगर हम छोटा सा देश रहेंगे तो कल दिन कोई भी मेरे ऊपर आक्रमण करके, अटैक करके यहां पर कब्जा कर लेगा। ऐसा हुआ भी था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके पहले यही तो सबसे ज्यादा जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले यही तो हुआ था। लोग जो है एक दूसरे का ये को जो है इंपीरियलिज्म जिसे हम कहते हैं, इंपीरियलिस्टिक थॉट चला आया था कि जितना ज्यादा हम दूसरे देशों पर कब्जा करेंगे उतना ज्यादा मेरा पावर होगा। और इसीलिए ब्रिटेन, ठीक है, जर्मनी, जापान, ये सब यही काम करने लगे थे कि ये दूसरे दूसरे देशों पे, छोटे छोटे देशों पे अटैक करके, आक्रमण करके उसके जगह को कब्जा में कर लेते थे। जैसे कि ब्रिटेन ने हमारे देश पे किया था और यहाँ के रिसोर्सेस को जो है उन्होंने ये किया। तो कोई भी छोटा देश अपने आप छोटा नहीं रहना चाहता, वो चाहेगा कि हम बड़ा ये के साथ रहें, है ना। अब आप सोचिए कि आप अगर खुद आप सोचिए कि अगर आप अकेले हैं तो आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आप 10 लोग एक साथ हैं तो आपको थोड़ा साहस होगा कि नहीं, चलो हमारे साथ 10 लोग हैं। बिल्कुल वही फीलिंग आती है कि ये लोग जो है फेडरल गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं, ये फेडरेशन क्यों बनाते हैं, कई सारे देश मिलकर, छोटे छोटे देश मिलकर एक नया देश बना लेते हैं। तो इसका रीजन है क्योंकि एक दूसरे का वो हाथ पकड़ते हैं, माने एक साथ आते हैं, इसीलिए इनको कमिंग टुगेदर बोलते हैं कि चलो एक साथ मिल जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चलो एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन चलो एक साथ मिल जाते हैं माने कमिंग टुगेदर फेडरेशन में उनका आइडेंटिटी लेकिन बना रहता है, वो अपना आइडेंटिटी को नहीं खत्म करते, ठीक है। तो ऐसा प्रोविजन, जो ऐसा जो फेडरेशन है, वो फेडरल गवर्नमेंट है, ऐसा यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है और ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा, मैं आपको इसको याद करा रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन कौन सा देश में है, तो आप बता दीजिएगा यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है और ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप का फेडरेशन है वो ये है कि जो लार्ज कंट्री है, large country decide to divide its power between constituent states and, sorry, फिर उड़ गया, constituent states and national government। इसमें क्या होता है कि एक ही देश है, बड़ा सा देश है, विशाल देश है, वो अपने पावर को बांट देता है। वो अपने पावर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्टेट में और नेशनल गवर्नमेंट में। यानी कि नेशनल गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट्स का मतलब जितने भी राज्य हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हैंग करने लगा है दोस्तों, थोड़ा सा ये होगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि मेरा पूरा जो मकसद है वो पूरा हो सके, आपको याद हो जाए क्वेश्चन, है ना। तो नेशनल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट्स है उसमें ये पावर को बांट देती है। जो 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 देश है वही बांट रहा है, याद रखिए, बहुत सारे देश, बहुत सारे स्टेट आकर नहीं मिल रहे हैं, सेंटर ही पावर को बांट दे रही है। तो ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है या फिर ऐसा जो फेडरेशन है, ठीक है, इस फेडरेशन को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। होल्डिंग टुगेदर, क्योंकि जो सेंटर है वो सबको पकड़ के रखना चाहती है, सबको चाहती है कि सब लोग जो है हमारे साथ मिल के रहे। इसके लिए इस फेडरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर। तो ये जो होल्डिंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में है, स्पेन में है और बेल्जियम में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहां कहां पे है, कौन कौन सा देश में है, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इंडिया में है, स्पेन में है और बेल्जियम में है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ये मैंने प्रीवियस ईयर के लास्ट 5-6 ईयर में जो भी पूछा गया है सबका अच्छी तरह एनालिसिस करके ही आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका पूरा फायदा हो, आपको जो है याद हो जाए चीजें। तो अब आते हैं कि हम लोगों का जो देश है वो तो अब हमने समझ लिया कि एक फेडरल कंट्री है। हमारा देश कैसा है, एक फेडरल कंट्री है, यानी कि हम लोग यहाँ पर फेडरलिज्म फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो फेडरलिज्म फॉलो करते हैं, तो हमने बार बार कहा है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो 3 टियर में बटा हुआ है, 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, ठीक है। तो एक तो यूनियन गवर्नमेंट हो गया और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और तीसरा जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो रिसेंटली आया है, 1993 में बना है।
लेकिन जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है, ये तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम से है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जिस लिस्ट के बारे में हम लोग बार बार बोल रहे थे, यूनियन लिस्ट, या फिर इसे हम लोग सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं। सेंट्रल लिस्ट इसीलिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर कि वो अपना कानून बना सकती है, लेजिस्लेशन वगैरह कर सकती है, वो इसमें बताती है। तो ये बार बार आपसे जो है हमने देखा है कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन यूनियन लिस्ट में है, कौन सेंट्रल लिस्ट में है, कौन जो है कंकरेंट लिस्ट में है। तो ये लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं ये आपको याद करना ही होगा। मतलब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, याद करिए कि कैसे हम इसको याद रख पाए। ठीक है ना। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो इट इंक्लूड्स द नेशनल इंपॉर्टेंस। ये सबसे पहले याद रखिएगा कि यहां जो भी सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। ठीक है ना, जो पूरे देश के लिए है। ठीक है ना, तो उससे भी आपको याद रखने में आसानी होगी कि ये स्टेट का है या फिर सेंटर का लिस्ट में आता है। ठीक है ना, तो ये पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं डिफेंस ऑफ द कंट्री। मैं अलग कलर के पेन से आपको बताता हूं। डिफेंस ऑफ द कंट्री यानी कि उस देश का डिफेंस सिस्टम, जो वहां का डिफेंस है। ठीक है ना, जैसे हमारे देश में है ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब, और बहुत सारे पैरामिलिट्री हैं। तो ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फॉरेन अफेयर, है ना, जो भी फॉरेन अफेयर है, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो मैटर है वो फॉरेन अफेयर है। जैसे मान लीजिए पासपोर्ट बनाने का कुछ है, या फॉरेन जाने का, आने का, या फॉरेन कोई पॉलिसी बनाना है। तो ये सारा चीज, जैसे किसी देश के साथ, कोई दूसरे देश के साथ कुछ ऐसा ट्रीटी करना है, या कुछ ऐसा जो है समझौता करना है ना, एग्रीमेंट करना है, ये सारा काम कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, बैंकिंग देखिए, बैंकिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम स्टेट बैंक की बात करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पूरे देश में इसके ब्रांचेस हैं, हर गांव हर शहर में इसका ब्रांच है। तो आप सोचिए कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाएगी, जैसे मान लीजिए कि बिहार का गवर्नमेंट एक लॉ बनाई बैंक के ऊपर, तो वो बिहार पे लागू होगा ना, क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन तो दूसरे स्टेट में है ही नहीं। तो इसीलिए बैंकिंग को सेंट्रल लिस्ट में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार कुछ लॉ बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो पूरे देश पे लागू हो। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है वही लॉ पूरे देश पे लागू होता है। लेकिन अगर कोई स्टेट लॉ बनाती है तो उससे केवल केवल उस स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में लॉ बनता है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्त। कोई भी अच्छा है, बीच में। ठीक है, तो बैंकिंग का देखा आपने कि ये भी यूनियन लिस्ट में आता है। कम्युनिकेशंस, जो भी कम्युनिकेशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वो आईटी कम्युनिकेशन हो गया, है ना। इसके बाद आपका इंटरनेट वगैरह का जो भी पॉलिसी हो गया, ठीक है, जो भी हम लोग कम्युनिकेशन का ये करते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन में रेलवे वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो भी कम्युनिकेशंस का ये है वो भी सेंट्रल के अंदर आता है। करेंसी, करेंसी को इशू करना या उसको चेंज करना या किसी तरह का पॉलिसी बनाना, वो भी सेंट्रल के अधीन है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, देखिए इसमें साफ साफ आपको पता चल रहा है कि हाँ ये सेंट्रल लिस्ट में ही होना चाहिए। क्योंकि इस पर स्टेट गवर्नमेंट कैसे कानून बना सकती है करेंसी के ऊपर? क्योंकि जो स्टेट कानून बनाती है ना, जो स्टेट लॉ फॉर्म करती है, वो केवल उसी स्टेट पे लागू होता है, केवल उसी स्टेट के जुरिस्डिक्शन तक ही वो लिमिट होता है। लेकिन सेंट्रल जो लॉ बनाती है वो पूरे
देश पे लागू होता है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये जरूर याद रखिए। इसी तरह स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट देखिए क्या है, जो लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, यानी कि स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। मतलब जो सब्जेक्ट कैसा रहेगा, उस स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस का रहेगा, वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एक पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है और इरिगेशन है। अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये साफ लगेगा कि हाँ, ये केवल उसी स्टेट के लिए ही लागू है। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि ऐसा सब्जेक्ट को रखा गया है जिसमें कि दोनों का लॉ बना सकते हैं। इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कॉमन लिस्ट में डाल दिया गया है। तो वो कॉमन लिस्ट कौन कौन से हैं, ये आपको जरूर से जरूर एग्जाम में रहेगा, तो याद रख लीजिएगा। इसमें वो सब्जेक्ट है एजुकेशन, ठीक है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन। देखिए, कुछ कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा तो वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रेड यूनियन, देखिए ट्रेड यूनियन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फैक्ट्री वगैरह में काम करने का जितने भी लेबर हैं उनका एक यूनियन है। ठीक है, तो उस यूनियन को रिकॉग्नाइज करना, उस यूनियन को मान्यता देना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। यूनियन इसलिए लोग बनाते हैं ताकि अपने डिमांड्स को पूरा कर सकें। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना रही है जिससे कि ऐसा लगता है कि जो लेबर हैं उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है या कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए जा रहे हैं जो उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है, उनके जॉब सिक्योरिटी को, या कुछ ऐसा जो कि उनको मुश्किल में डाल सकता है, तब ये लोग क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन के माध्यम से सरकार के ऊपर प्रेशर करते हैं। कभी कभी तो ये लोग हड़ताल भी बुलाते हैं जिसे हम स्ट्राइक कहते हैं, कि कल जो है या इतना तारीख को बंद रहेगा। बंद के नाम से भी जानते हैं, स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। तो ऐसा इसलिए वो करती है ताकि सरकार के ऊपर दबाव पड़े और सरकार जो है अपने डिसीजंस को चेंज करे या थोड़ा सोचे, है ना, जो भी वो करने जा रही है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन उसे कहते हैं। मैरिज, शादी वगैरह, शादी विवाह, ये सब। एडॉप्शन, एडॉप्शन होता है जैसे किसी को गोद लेना, है ना, बच्चे को गोद लेना, ये सब। सक्सेशन बोलते हैं कि जैसे कोई धन संपत्ति है किसी का, तो मरने के बाद जो उसके बच्चों को मिल जाता है ना, उसके नेक्स्ट हीयर को मिल जाता है, वो उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। तो ये सब जो सब्जेक्ट है इनको कॉमन लिस्ट में रखा गया है जिसे हम कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, इस बनाए गए लॉज में कोई कंफ्लिक्ट हुआ, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, दैट विल प्रिवेल, यही वो उस पर लागू होगा। स्टेट उस समय, स्टेट का बनाया गया लॉ उस समय काम नहीं आएगा। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए ये तो लिस्ट बना दिया गया है कि सेंट्रल का लिस्ट ये है, स्टेट का लिस्ट ये है और कॉमन लिस्ट यानी कि कंकरेंट लिस्ट ये है, लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि मेंशन इसमें नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है, जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है यानी कि जो इसमें नहीं है, उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है, उस पर लेजिस्लेट कर सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या है कि सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि which government has the power to legislate on the residuary subject which are not mentioned in the union list, state list। ये तो कौन बना सकता है, तो उस पर हम बोलेंगे कि जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है, जो बचा हुआ है या जो इसमें मेंशन नहीं है, उस पर कौन बना सकता है, तो यूनियन गवर्नमेंट बना सकता है। ठीक है, वो आपको ऑब्जेक्टिव में या 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि हमारे देश में कुछ स्टेट्स हैं जो सम स्टेट्स इंजॉय अ स्पेशल स्टेटस। कुछ कुछ हमारा स्टेट है जो स्पेशल स्टेटस इंजॉय करता है, जैसे कि आसाम हो गया,
नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, इनका स्पेशल कुछ पावर है। क्या पावर है? इसमें कुछ सर्टेन प्रोविजंस किए गए हैं इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डन। ये आर्टिकल्स 371 में है। आपको आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये भी लिखेंगे तो चलेगा कि सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। क्यों ऐसा किया गया है? ड्यू टू देयर पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। क्योंकि वो जिस हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस से हमारे देश में जुड़े हैं वो बहुत पिक्यूलियर था, बहुत ही अलग था, तो इसके लिए ऐसा करना पड़ा है। These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of the land rights and indigenous peoples, their culture and also preferential employment in the government services. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल राइट्स, आपको ये लाइन दे दिया उठा के। देखिए कैसे करके क्वेश्चन आता है, आपका बोर्ड एग्जाम में बता देते हैं। ये लाइन आपको दे दिया गया, सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस, ये लाइन आपको दे दिया गया और बोला गया कि इलूसिडेट दिस स्टेटमेंट, या फिर बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट दे के पूछते हैं, एनसीईआरटी से लाइन को उठाते हैं और वहां से आपको देते हैं। तो इसका आंसर आप यही दे दीजिएगा कि हाँ, हमारे देश में आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में कुछ स्पेशल जो है प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये स्पेशल पावर्स कुछ इंजॉय करते हैं। कौन सा पावर है? तो ये है कि यहां पर कोई जमीन नहीं खरीद सकता, लैंड राइट्स उनको है। इंडिजिनस पीपल जो वहां के हैं, जो वहां के निवासी हैं, जो वहां के जन्म लिए हुए जो लोग हैं, उनका कल्चर, ठीक है, और साथ ही साथ प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस, और गवर्नमेंट सर्विस में उनको प्रेफरेंशियल जो है वो बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ स्टेट्स के नाम कौन कौन से हैं वो, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आप वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। वहां पर जाकर वहां के स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह में जॉब वगैरह नहीं मिलेगा, वहां पर उसी स्टेट का जो रहने वाला होगा उसी को मिलेगा, और उसमें भी फिर उनका जो है अलग से कुछ कोटा वगैरह होगा, इस तरह का। ठीक है। देखिए, क्या जो प्रोविजंस हैं पार्लियामेंट में उसको कोई भी यूनिलैटरल चेंज कर सकता है? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था। तो इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस इन दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, है ना। जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं कि ये जो लिस्ट बना हुआ है सेंटर स्टेट और सेंटर का और स्टेट का, इसमें द पार्लियामेंट कैनॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट इसको अकेले चेंज नहीं कर सकती। एनी चेंज हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आप जानते हैं क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है। कोई भी बिल पहले लोकसभा में आता है, फिर उसके बाद वहां से पास होकर राज्यसभा में जाता है, वहां से पास होने के बाद इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है उनका कॉन्सेंट के लिए। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि अगर कुछ ऐसा है जिसमें कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ये जो आपने देखा स्टेट का लिस्ट अलग है, सेंटर का लिस्ट अलग है, इसमें कुछ अगर चेंजेस वगैरह करना है तो ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती। इसके लिए पार्लियामेंट में वो पास होगा, और साथ ही साथ एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए पार्लियामेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी के साथ होगा, है ना। 2/3 मेजॉरिटी के साथ होगा। मान लीजिए वहां पर 300 मेंबर थे, 300, तो उसका 2/3 यानी कि कहने का मतलब है 200 लोग, कम से कम 200 जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो कम से कम उसके फेवर में होने चाहिए। और उसके बाद जब वहां से वो पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, तब इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा। जो भी स्टेट्स हैं, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, मान लीजिए हमारे देश में 28 स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो 28 स्टेट्स से, इसमें से लगभग 14 स्टेट्स में, 14 स्टेट्स का जो लेजिस्लेचर है वहां भी ये बिल पास होना चाहिए। तो ये बोल सकते हैं कि इतना कठिन है, इतना कठिन करके रखा गया है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि 14 स्टेट्स में अलग अलग पास करना होगा, तो बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। इसीलिए इतना इजी नहीं है कि पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चेंज कर दे।
ऐसा इसलिए कहा करके रखा गया है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अपने हिसाब से जो है, जो पावर स्टेट्स को दिए गए हैं उसको ना छीन ले। तो ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है, आप एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो पावर शेयरिंग है इसका अरेंजमेंट को इजी नहीं है चेंज करना। क्यों? तब आपको बता देना होगा कि अगर पावर शेयरिंग का ऐसा कुछ सब्जेक्ट होता है तो पार्लियामेंट में उसे इंडिविजुअली पास होना होता है, और साथ ही साथ जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं 2/3 से वहां पास होना चाहिए, पार्लियामेंट में 2/3 से, और इसके बाद जो लेजिस्लेचर है उसमें एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, टोटल स्टेट्स का होना चाहिए, वहां का लेजिस्लेचर से अलग अलग पास होना चाहिए, तब जाकर के वो कुछ चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे देश में फेडरलिज्म को कितना महत्व दिया गया है, यानी कि जो पावर है उसका जो बंटवारा किया गया है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो कितना ज्यादा गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना आसान नहीं है उसको चेंज कर पाना। ठीक है, तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, है ना? तो ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, सेंटर और स्टेट रिलेशन, है ना? सेंटर एंड स्टेट रिलेशन का जो क्वेश्चन है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट, ये हो गया, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपका। और सेंटर स्टेट रिलेशन ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन, इसमें क्या होता है कि जो लाइन है वो दे करके आपको यहां से पूछा जाता है कि रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन in one or more way in which federalism has been strengthened in practice। सेंटर और स्टेट का रिलेशन को कुछ रीस्ट्रक्चर किया गया है जिससे कि जो फेडरलिज्म है, जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रेंथेंड हो सके और मजबूत हो सके। ठीक है, तो कैसे करके ये किया गया है, ठीक है ना? तो आप इसको समझने का कोशिश करेंगे तो आप यहां पर थोड़ा आपको अच्छा लगेगा कि किस तरह से ये जो है व्यवस्था की गई है कि जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, यानी कि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो और ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो आप इसको अच्छा से देख सकते हैं। बहुत पहले क्या था, फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ द सेंटर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। पहले, बहुत पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट सेंटर में है वही गवर्नमेंट स्टेट में भी रहता था। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। तो इससे क्या होता था कि सेंटर में भी वही पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट में भी वही पॉलिटिकल पार्टी है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना जो राइट है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड किया गया है पावर को, उसका जुरिडिक्शन को, उसको वो अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाती थी, पूरा ऑटोनोमस तरीका से नहीं कर पाती थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि ये बहुत पहले की बात है, लगभग ऐसा 1977 तक ऐसा हुआ, 1977 तक जो है ऐसा रहा, 80 के आसपास भी ऐसा ही रहा। बाद में जब जो है दूसरे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आई, ठीक है, तब जाकर के धीरे धीरे करके चेंजेस आए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दूसरे पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बनाई और स्टेट में भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ गए। तब का सिनेरियो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में भी है और एक ही पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में भी है, तो इससे क्या होगा, तो इट विल अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो रूलिंग पार्टी है वो स्टेट का पावर को यूज ही करने नहीं देंगे, है ना, क्योंकि सेम ही है, सेंटर भी वही उसी पॉलिटिकल पार्टी का है, स्टेट भी वही पॉलिटिकल पार्टी का है, तो वो सेंटर स्टेट को अपना पावर इंजॉय करने नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इससे क्या होगा, दिस विल अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो ये जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, मेन तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यही है कि सेंटर का अपना पावर है, स्टेट का अपना पावर है। क्या ऐसे सिचुएशन में जो स्टेट्स हैं वो अपना पावर को यूज कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे, यानी कि फेडरलिज्म ही खतरा में पड़ जाएगा। और फेडरलिज्म तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, अगर फेडरल नहीं रहा तो फिर उससे कैसे होगा। तो इसके लिए एक बड़ा चेंजेस आया आफ्टर 1990। 1990 के बाद हमारे देश में एक बहुत चेंजेस आया, एक सिग्निफिकेंट चेंज आया। क्या चेंज आया देखिए, बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आए, बहुत सारे हमारे देश में, इन द मैनी स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको रीजनल इसीलिए कहा गया क्योंकि मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में कोई पार्टी बनी, या बिहार में कोई पार्टी बनी, या महाराष्ट्र में कोई पार्टी बनी, तो वो उसी रीजियन में पहले थी इनिशियली। बाद में धीरे धीरे उनको नेशनल पार्टी बनने का मौका मिला, लेकिन स्टार्टिंग में जिस राज्य में बनी उसी राज्य में थी, तो इसीलिए उसको रीजनल पार्टी कहा गया, क्योंकि उस पर्टिकुलर उसी स्टेट या उसी रीजियन के थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए कि एक नया एरा का स्टार्ट हुआ, ए न्यू एरा स्टार्टेड। और ये जो न्यू एरा है, ये एरा क्या था, जो न्यू एरा है वो था कोलिशन गवर्नमेंट का। कोलिजन गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट जो है वहां पर बना एट द सेंटर। क्यों ऐसा हुआ सोचिए जरा। मान लीजिए कि लोकसभा में सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें सरकार बनाने के लिए मान लीजिए कि 243 सीटें चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए, 243। हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आपको 250 कर देते हैं राउंड फिगर में। 250 सीटें चाहिए एमपी का। लेकिन मान लीजिए कि जब जनरल इलेक्शन हुआ उस समय जो मेजर पार्टी है, मान लीजिए वो मेजर पार्टी जो है बीजेपी है, क्योंकि अभी आपको पॉलिटिकल पार्टी का भी चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें मान लीजिए कि जो मेजर पार्टी है वो बीजेपी है, और मान लीजिए कि उनको 240 सीटें आती हैं। सपोज कि जनरल इलेक्शन के बाद उनको 240 सीटें मिलती हैं, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 240 सीटें लेकर वो सरकार नहीं बना पाएगी, उनको 10 सीटें और चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई दूसरा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास 10 सीटें हैं या 15 सीटें हैं, वो अगर इस गवर्नमेंट को अगर सपोर्ट करे, मतलब इस पॉलिटिकल पार्टी को अगर सपोर्ट करे कि हम भी जो है आपके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं, तो फिर उनका जो ये मैंडेट है 250 सीट का, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो गवर्नमेंट बन जाएगा। तो ऐसा गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। याद रखिएगा, इसके पहले 1970-80 के आसपास जो है कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होता था। जब भी रहता था एक ही पार्टी का जो है सरकार बनता था, उन्हीं की मेजॉरिटी रहती थी, जितना सीट चाहिए उनको मिल जाता था। तो धीरे धीरे करके जो है पॉलिटिकल पार्टी का जब जन्म हुआ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का, तो एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया, वो है कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ना, ये ध्यान रखिएगा कि ये फेडरलिज्म का को बढ़ावा देता है। कैसे देता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। फेडरलिज्म को ये बढ़ावा देता है। देखिए, एक छोटा सा तस्वीर आप यहां पे देख सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट में देखिए, एक ये है कोलिशन गवर्नमेंट, ये है सरकार। मान लीजिए जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बने हुए हैं, लेकिन यहां पे देखिए कि अलग अलग पार्टी के सरकार ने मिलकर सपोर्ट किया हुआ है। ये देखिए अलग अलग सिंबल जो है ये दर्शा रहा है कि ये अलग अलग जो है पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, और ये लोग जो है सपोर्ट किए हुए हैं, तो जो है ये पीएम बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक कोलिशन गवर्नमेंट का एक जो है तस्वीर दिया गया है ऐसे ही कार्टून के तौर पे, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए, तो ये जो है कोलिशन गवर्नमेंट शेयर द इससे क्या हुआ, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऑटोनॉमी और उनके पावर शेयरिंग के लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट आया सामने। ठीक है, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट आया। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या जो है इसका क्वेश्चन है। ठीक है, पावर शेयरिंग का नया कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो हमारे देश में क्या हुआ कि दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट तो पहले से था, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब जो है 1992 के बाद एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बना, जिसे हम लोग पंचायत या म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं।
तो डी इसी को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एक तरह से पावर शेयरिंग, यानी गवर्नमेंट को जो उसका जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, उसको और टुकड़ों में तोड़ देना। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट में बांट देना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो पंचायत विलेज में कौन होता है? पंचायत, म्युनिसिपैलिटी अर्बन एरिया में, ठीक है, ये होते हैं। तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट थे पहले। ये जो पंचायत और विलेज थे, पंचायत और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह थे, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थे। बाद में धीरे धीरे क्या किया गया कि इनके पावर को भी जो है बढ़ा दिया गया। तो ये पूरी तरह से ऑटोनोमस टाइप का बना दिया गया। तो ऐसा 1992 के बाद हुआ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए कि what major steps toward decentralization was taken in 1992। 1992 में कौन कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन के लिए स्टेप लिया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने पहले आपको यहां पर हल्का सा बताया कि पहले जो स्टार्टिंग में जो ये बने थे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ये लेकिन डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थे। पहले स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती थी। ठीक है। तो इससे क्या होता था? द इलेक्शंस और टू दिस लोकल गवर्नमेंट्स वे आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ठीक ठाक से टाइम पे इलेक्शन नहीं होता था। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर ऑफ रिसोर्स देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट का पावर ही नहीं था कि वो कोई रिसोर्स के जरिए जो है रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक है। तो ये दो चीजें खास याद रखिए, पहले रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे और दूसरा इनको अपना रेवेन्यू जनरेट करने का पावर नहीं था। तो ये पंचायत का और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्टार्टिंग फेज था। उस समय ये डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1992 में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशनली उस जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जब भी मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलूंगा आप समझ लीजिएगा कि हम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बोल रहे हैं। तो उसमें एक मेजर चेंज लाया गया। क्या क्या चेंज लाया गया ताकि उसको मोर पावरफुल और इफेक्टिव बनाया जा सके? ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पहला है, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर दिया गया कि आपको रेगुलर इलेक्शन कराना है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का, यानी कि जो पंचायत है उसका इलेक्शन रेगुलर टाइम पे नियमित रूप पे होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। सेकंड, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। इसमें जो है सीट्स को रिजर्व कर दिया गया कि जो एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं उनका सीट को रिजर्व कर दिया गया। थर्ड, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन रिजर्व फॉर द वुमेन। जितना भी पोजीशंस रहेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, उसमें जितना भी सीट रहेगा उसका 1/3 महिलाएं होंगी। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये प्रोविजन केवल और केवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में किया गया है। अभी तक जो है लेजिस्लेशन मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं किया गया है। ठीक है। ये केवल और केवल कहां किया गया है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में किया गया है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में किया गया है कि 1/3 सीट का रिजर्वेशन वुमेन के लिए होगा। ठीक है। और इसके बाद an independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal corporation। और इसके लिए हर राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तो होता ही है, लेकिन हर राज्य में अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है ताकि वो समय समय पर पंचायत और म्युनिसिपल जो भी इलेक्शंस हैं उसको करवाएं, और जो भी नियम होता है कि कराने के बाद उन लोगों को रिकॉग्निजेशन देना और हर तरह से जो भी कुछ करना वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर मोर पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है। तो याद रखिएगा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसने
लोकल गवर्नमेंट को पावर शेयर किया हुआ है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कि ताकि आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि आफ्टर 1992 क्या मेजर स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स में आपका आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पॉपुलरली जो ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है ना, उसको हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों का जो पंचायती राज है वो मेनली 3 टीयर्स में बटा होता है, ठीक है। मेनली जो है 3 टीयर्स में बटा होता है। सबसे पहले जो मेंबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उसमें वार्ड मेंबर या पंचायत मेंबर होते हैं। अगर अगर म्युनिसिपैलिटी इलाका है तो वहां वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है। और अगर आपका म्युनिसिपैलिटी एरिया नहीं है, विलेज एरिया है, तो उसको हम लोग पंचायत मेंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उनका एक हेड होता है, उनको हम लोग सरपंच बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जितने भी हैं उनको मिलाकर जो है, जो भी पंचायत के मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लोकल से व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड, उनको पंचायत समिति बोला जाता है, ठीक है। सारे मेंबर मिलकर जो बनाएंगे पंचायत समिति। अब ये पंचायत समिति मिलकर के जो बनाते हैं उनको जिला परिषद बोला जाता है। जिला परिषद यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि वो जिला परिषद तक जाता है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है जिला परिषद। तो जिला परिषद के मेंबर कौन कौन होते हैं, तो जिला परिषद के जितने भी मेंबर हैं तो वो जिला परिषद से जो खड़े हुए हैं वो रहते हैं। साथ ही साथ उस कॉन्स्टिट्यूशन का लोकसभा का मेंबर यानी कि एमपी और उसका एमएलए, ये सब लोग उसके मेंबर होते हैं जिला परिषद के, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो जिला परिषद का एक हेड होता है जो वही जो है सारे ये को देखता है। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो भी स्टेजेस में बटा हुआ है। पहले पंचायत मेंबर, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, ठीक है। तो जो पंचायत समिति है वो सरपंच लेवल का होता है। जो आपका पंचायत मेंबर है वो सरपंच के अंदर रहता है। कहने का मतलब है उसको हम लोग क्या तो बोलते हैं, अभी फिलहाल हम सरपंच बोले, सरपंच के अंदर आता है। ये जितने भी सरपंच हैं ये लोग मिलकर बनाते हैं पंचायत समिति, ठीक है। और ये पंचायत समिति से जो ये करके जाते हैं वो बनाते हैं जिला परिषद। तो ये इस तरह से जो है गवर्नमेंट में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है इससे बाहर नहीं रहता है। पूरा कॉन्सेप्ट जो भी हो सका मैंने आपको दिया है। हाँ, लिस्ट को जरूर याद कर लीजिए, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और यूनियन लिस्ट। उस पर क्वेश्चन एकदम से ज़रूर हर साल दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, जो भी बोर्ड एग्जामिनी है उनको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।